हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मिशन मेरिट्स रिवीजन सीरीज़ क्लास 10th के साइंस, जिसमें आज हम 35 क्वेश्चंस करेंगे 1 to 35। और जो वो हमारे सारे क्वेश्चंस हैं वो MCQ क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं इसका, कि हमारा जो ब्लूप्रिंट है, मतलब हमने जो क्वेश्चंस करने हैं एग्ज़ाम में हमको वो किस तरह से आएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा लेक्चर 1 है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास MCQ क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा ट्रू फॉल्स फिलअप्स ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे 1 मार्क्स के आएंगे, जिसमें हम MCQ काउंट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर देख लो, हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के। और जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें भी 2 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो फिलिप्स हो, या फिर मैचिंग हो, या ट्रू फॉल्स। इसके अलावा जो मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर है हमारा, उसमें भी हमारे जो है 2 क्वेश्चंस आएंगे। और उसके बाद हमारा जो फोर्थ चैप्टर है उसमें हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा MCQ। फिफ्थ में हमारे पास जो है जो 3 क्वेश्चन आएंगे। लाइफ प्रोसेस थोड़ा बड़ा चैप्टर है। सिक्स चैप्टर में हमारे पास 2 क्वेश्चन ही आएंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और 7 चैप्टर में हमारे पास जो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे। और 8th क्वेश्चन हेरिडिटी में हमारे पास ओनली 1 क्वेश्चन ही आएगा। 9th है लाइट एंड रिफ्लेक्शन, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास MCQ के। 10th में जो कि ह्यूमन आई वाला है उसमें 2 क्वेश्चंस। एंड 11th फिजिक्स का जो चैप्टर उसमें 2 क्वेश्चंस। एंड जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला उसमें भी 2 क्वेश्चंस। एंड 13th चैप्टर में भी हमारे पास जो है वो 2 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। तो टोटल 25 क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो 2 एंड 3 मार्क्स के आएंगे। ये पंजाब बोर्ड का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको रिवीजन टेस्ट तैयार करवा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट चैप्टर में से ही है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला जो चैप्टर उसी में से है। मनराज ब्राउट सम मिंट फ्रॉम अ मार्केट आफ्टर सम डेज देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ मिंट, व्हाई डिड दिस हैपन। मनराज है जो वो मार्केट से मिंट लेके आया, जिसको हम पुदीना बोलते हैं हिंदी में। तो उसमें कुछ टाइम के बाद स्मेल आने लगी, तो उसका कारण क्या है। आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में, रेंसिडिटी। हमने एक रेंसिडिटी वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है। रेंसिडिटी का जो मेन कारण होता है जिसमें फूड स्पॉयल हो जाता है, उसका मेन कारण ऑक्सीडेशन होता है। मतलब O2 की प्रेजेंस में फूड स्पॉयल हो जाता है, तो रेंसिडिटी इसका कारण है। तो बी ऑप्शन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नाउ है सेकंड क्वेश्चन, KBr AgNO3 यानी कि पोटाशियम ब्रोमाइड एंड सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट एंड सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। दिस केमिकल रिएक्शन इज, ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें पोटाशियम है जो वो इसमें से रिप्लेस हो गया, किसकी जगह पे चला गया, सिल्वर इसकी जगह पे आ गया। और जो सिल्वर है वो पोटाशियम की जगह पे आ गया। तो ये दोनों ने आपस में इंटरचेंज कर लिया। इस तरह की डिस्प्लेसमेंट को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास HCl है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, बन जाएगा आपके पास NaCl, और साथ में हमारे पास जो है वाटर बन जाएगा। तो इसमें भी हाइड्रोजन है जो इसके साथ चला गया, OH के साथ वाटर बन गया, और क्लोरीन है जो वो सोडियम के साथ चला गया। तो हमारे पास जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इसी तरीके से इसमें एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है, यानी क्वेश्चन आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो है उसमें भी आ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पूछा जा सकता है आपको कोई एग्जाम्पल के साथ। तो उसमें हमने क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ किस तरह की एग्जाम्पल होगी। जैसे को मान लो आपके पास आयरन है, कॉपर सल्फेट। अगर आयरन इज़ अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आपके पास जो है आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4 + Cu बन जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि ऑप्शंस आपको यही दी गई होंगी जो हमारे सेकंड क्वेश्चन में है, बट आपका ऑप्शन नंबर फिर आंसर क्या होगा, जो होगा वो डी होगा। बट इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी आंसर है, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। बट एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, व्हाट इज अ वाइट पाउडर कॉल्ड। जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो एक वाइट कलर का जो पाउडर निकलता है, तो वो पाउडर
का क्या फॉर्मूला है, तो वो पाउडर मैं बताता हूँ क्या होता है। मैग्नीशियम जिसका सिंबल Mg है और ऑक्सीजन जिसका सिंबल O2 है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, जिसको बैलेंस करें तो 2 आ जाएगा आगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है आपको एग्जाम में। आपसे वाइट पाउडर है जो उसका आपको अभी नाम पूछा गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अगर फॉर्मूला पूछा गया होता तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते, या फिर आपसे ये भी पूछा जाता कि कौन सी लेयर है जो मैग्नीशियम में चढ़ जाती है जिसके कारण वो है उस पर आगे फर्दर बर्निंग नहीं होती, तो उसका कारण भी मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होता है जो हमारा क्वेश्चन बनता है। ये भी हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन ही कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फोर्थ। पूजा एट द टाइम ऑफ परचेसिंग अ चिप्स पैकेट नोटिस दैट द पैकेट इज इन्फ्लेटेड विद अ गैस। ऑन वेरीफाइंग फ्रॉम द टीचर शी कुड नो दैट इट इज़ अ फिल्ड विद अ पर्टिकुलर गैस। टेल फ्रॉम आउट ऑफ फॉलोइंग इट इज़ अ विच गैस। हम जानते हैं ज़्यादातर चिप्स के पैकेट्स में जो है गैस फिल की होती है एक, वो कौन सी गैस होती है पहले से हमसे ये पूछा गया है। तो वो बताएंगे हम कि वो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस जिसका फॉर्मूला N2 है। अब इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वो नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है चिप्स के पैकेट में, तो कुरकुरे के पैकेट में या चिप्स के पैकेट में। तो टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फर्दर आगे ऑक्सीडेशन नहीं होने देती और रेंसिडिटी नहीं होने देती, जो क्योंकि ऑयल एंड जो फैट कंटेनिंग फूड सब्सटेंस होते हैं वो रेंसिडिटी के कारण उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। एक तो उनकी एक स्मेल चेंज हो जाती है और एक उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो अगर हम चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल नहीं करेंगे तो लंबे टाइम तक अगर उनमें थोड़ी सी भी ऑक्सीजन चली जाए तो वो ख़राब हो जाएंगे, उनकी स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाएगी। अगर आप कभी देखा हो कि खुले चिप्स के पैकेट हो तो थोड़ी देर बाद उनका टेस्ट और जो है स्मेल चेंज हो जाती है। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन डिल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स यानी कि जिसको हम Fe बोलेंगे, और डिल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डिल्यूट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हम जो है पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं जो थोड़ा कंसनट्रेटेड नहीं है, उसमें वाटर यूज़ किया गया है। अगर ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा FeCl2 आयरन क्लोराइड एंड साथ में हाइड्रोजन गैस है जो वो रिलीज़ हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा कि आयरन साल्ट एंड वाटर इज़ प्रोड्यूस। नो, ये नहीं है। क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज़ प्रोड्यूस। तो सी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। ये हमारा आयरन क्लोराइड है FeCl2 एंड जो है H2 इसमें गैस है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली रिएक्शन होगी। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जब किसी मेटल को हम किसी एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, ये एक मेटल है और ये एसिड है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। और ये हाइड्रोजन गैस को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, एक पॉप साउंड के साथ हमारी बर्निंग कैंडल है जो वो बुझ जाएगी, ऐसे हम कर सकते हैं एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। आयरन की जगह पे जिंक के पीसीस ले लिए जाते हैं कई बार, जिंक जिसका सिंबल हम Zn यूज़ करते हैं, तो ये भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हमारा 6th क्वेश्चन। हरमन्स टीथ हैविंग अ स्टार्ट इन डीकिंग ऑन आस्किंग द डेंटिस्ट अबाउट इट्स कॉज ही कुड नो दैट when the pH of mouth decreasing from a fixed value then the teeth starting decaying. To prevent decaying of teeth what should be the value of pH of the mouth. अब अगर माउथ में डीके हो जाए, माउथ डीके जिसको हम बोलते हैं यानी कि दांत सड़ जाए हमारे, तो उसका कारण क्या होता है, क्या वो उसका कारण मेन ये होता है कि जो भी हम फूड खाते हैं अगर हमारी गम में वो फंस जाए तो बैक्टीरिया उसको खाने लगता है, जिस वजह से हमारी जो टीथ है उनकी पीएच वैल्यू अगर लेस देन 5.5 हो जाए, यानी कि बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, अगर लेस देन 5.5 हो जाए तो एसिड जो है एसिडिटी हो जाती है, जिसके कारण हमारे फूड है जो फूड सब्सटेंस है जो हमारे लिए एसिड बन जाता है और वो हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं। तो लेस देन 5.5, और आपको पता है लेस देन 5.5 जो होता है वो एसिडिटी होती है, क्योंकि 7 से ऊपर वाले सारे बेस और 7 वाला न्यूट्रल होता है, तो लेस देन 5.5 इसका मतलब एसिडिटी होगी। अब उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। द नॉन मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर इज़, वो कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे, वो है ब्रोमीन जिसका सिंबल है Br, और वो हमारी ऑप्शन नंबर कौन सी है, बी ऑप्शन। इसमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, अगर हमको नॉन मेटल कहा गया है फिर हम ब्रोमीन लेंगे, अगर इसमें मेटल पूछा गया होता हमको कि मेटल कौन सा है
जो लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम बोलते हैं इसमें मरकरी, जिसका सिंबल है Hg। एक मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है वो है मरकरी, पर नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमीन है, Br है। अब 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। किसी भी नॉन मेटल, जैसे सल्फर की हम बात करें, सल्फर इज़ अ नॉन मेटल, उसको हम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो उसका एक ऑक्साइड बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है ये एयर में होती है, तो ये एसिडिक होती है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर। जब एक नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एसिडिक ऑक्साइड बनाता है तो उसका नेचर होता है एसिडिक ऑक्साइड, मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि अगर नॉन मेटल को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो जो ऑक्साइड बनेगा वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा या रेड लिटमस को ब्लू में करेगा। अब क्योंकि ये एसिड है तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। इस तरह से मोल्ड करके भी आपको पूछा जा सकता है कि जो ऑक्साइड नॉन मेटल से बनता है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा या रेड से ब्लू। तो आपको पता है एसिड और एसिड ब्लू से रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम मेटल इज यूज फॉर मेकिंग अ कुकिंग यूटेंसिल्स ऑफ द फॉलोइंग विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो एल्यूमिनियम जो है उसको कुकिंग के बर्तनों में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ के कारण ऐसा होता है। तो एल्यूमिनियम, एक तो हमको पता है एल्यूमिनियम फॉयल भी हम फूड रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, एक तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी मेन कारण है, थर्मल कंडक्टिविटी है, और उसकी एक डक्टिलिटी भी अच्छी होती है, उसको हम कैसे भी पतली से पतली उसकी शीट्स, उसकी वायर्स बना सकते हैं, यानी कि वो मेलेबल भी होता है, मेलेबिलिटी भी होती है। अगर हम बात करें, इसमें ऑप्शन नहीं दी हुई है, बट मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दोनों होती हैं एल्यूमिनियम में। तो इसका हम अगर देखें फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट जो हमारा, ये बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो एल्यूमिनियम को इसलिए यूज़, एल्यूमिनियम का जिसका सिंबल Al है, उसको हम फूड मटेरियल को रैप करने के लिए इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड डक्टिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 10th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉप। हाँ, एलोट्रॉप के थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ALLTROPE, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप क्या होती है, एलोट्रॉप होते हैं कि एक ही एलिमेंट के 2 या 3 रूप जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हों। तो हमने बताना है इनमें से कौन से एलोट्रॉप्स हैं। इसमें डायमंड जो है वो भी कार्बन का एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एंड बकमिंस्टर फिलरीज ये भी हमारा जो है कार्बन का ही एलोट्रॉप है। तो इसकी ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट आंसर, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एलोट्रॉप्स आपको पता है, आपको समझा होगा, कार्बन के ही सारी फॉर्म्स है, कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। डायमंड इज़ अ हार्डेस्ट एलिमेंट है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, बुकमिंस्टर फिल्नीन जो कार्बन 60 से मिलके बना हुआ है, ये उसी के नाम पे रखा हुआ है, बकमिंस्टर फिल्नीन जिसने बनाया था। तो इसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। नाउ 11th क्वेश्चन, विच साल्ट आर देयर इन अ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कौन सा होता है, हार्ड वाटर जो सोप के साथ स्कम बना लेता है, स्कम जम जाती है एक, तो उसका रीज़न क्या होता है, हार्ड वाटर क्यों सोप के साथ स्कम बनाता है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसमें, इस कारण ऐसा होता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए हम उसमें डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं या फिर कोई और चीज़ों का यूज़ करते हैं, बट हार्ड वाटर है जो वो फॉर्म कभी नहीं बनाएगा सोप के साथ, वो बनाएगा स्कम, एक तरह का जम जाता है वो। अब उसके बाद है 12th क्वेश्चन, इन विच ऑर्गेनल इज अ क्लोरोफिल फाउंड। आपको पता है क्लोरोफिल लीव्स ऑफ द प्लांट्स में होता है, तो लीव्स ऑफ द प्लांट्स में कौन सा सब्सटेंस होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। कि क्लोरोफिल किस में फाउंड होता है, क्लोरोप्लास्ट में, जो कि लीव्स में होता है, प्लांट्स के लीव्स में। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करता है, प्लांट्स करते हैं, जिसका नाम फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, सनलाइट भी ज़रूरी है, क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी ज़रूरी है। सनलाइट प्लांट्स ले लेते हैं सन से, क्लोरोफिल उनमें ग्रीन कलर का ऑलरेडी होता है, क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा सेल में, CO2 एयर में से और वाटर रूट से ले लेती हैं। तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, इसका मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए। इसमें क्या पूछेगा, नॉट नेसेसरी, इनमें से कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो ये तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो नन ऑफ द दीज आएगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमको CO2 भी चाहिए होती है, हमको वाटर भी चाहिए होता है, हमको सनलाइट भी चाहिए होती है,
मतलब प्लांट्स को, और क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। जब ये सारी चीज़ें प्लांट को मिल जाती हैं तो वो बनाता है ग्लूकोज C6H12O6। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें चाहिए, तो नन ऑफ दीज, ऐसा कोई नहीं है जो इसके लिए नेसेसरी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन गार्ड सेल्स रिलीज वाटर देन, ये गार्ड सेल्स किस में होते हैं? ये भी हमारे लीव्स में होते हैं। किसके? प्लांट्स के लीव्स में होते हैं। तो गार्ड सेल्स का काम क्या होता है? ये अगर इनमें से वाटर रिलीज हो जाए तो ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा की शेप कुछ इस तरह से हम अगर रफली बनाए तो कुछ इस तरह से होती है। तो ये गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड O2। तो ये गार्ड सेल्स हैं जो ये क्लोज हो जाते हैं जब इनमें से वाटर रिलीज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। विच इंजेक्शन डू डायबिटिक पेशेंट टेक? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कौन सा इंजेक्शन यूज़ होता है? तो वो है इंसुलिन। अगर किसी को डायबिटीज़ हो, जिसको शुगर बोलते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में, शुगर का पेशेंट है जो, वो इंसुलिन का उसको इंजेक्शन लगता है। फिर अगर डायबिटिक पर्सन है, इंसुलिन की कमी के कारण ही उसको शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटिक पर्सन को डायबिटीज़ बोलते हैं जिसको हम, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है उसको। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16th क्वेश्चन। ये हमारा व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म हम जानते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी की फुल फॉर्म है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम एमिनो ट्राइफॉस्फेट नहीं बोलेंगे, एमिनो टेट्रा नहीं कहेंगे, आपको याद रखना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये काफ़ी बार लोअर क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। अब हमारे पास है व्हाट इज़ अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स, अगर आपने, मैं रफली से एक पिक्चर बनाऊँ न्यूरॉन की, कुछ इस तरह से न्यूरॉन होता है हमारा, इस तरह से न्यूरॉन होता है। ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं, ये नर्व एंडिंग होती है। तो हमसे पूछा गया जो गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन, यानी इसके जैसा एक और न्यूरॉन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, कुछ इस तरीके से एक न्यूरॉन और ड्रॉ करें हम, जिसमें सिनैप्स जिसमें डेंड्राइट्स होंगी, सारा कुछ होगा, तो इन दोनों के बीच में एक गैप रहता है यहाँ पे। मतलब इसकी डेंड्राइट्स ऑफ अ फर्स्ट न्यूरॉन एंड सेकंड न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है। उस गैप को बोला जाता है सिनैप्स। सिनैप्स उसका नाम है। तो उस पाथ का नाम है जिसके थ्रू मैसेज है, जो आपको पता है ना न्यूरॉन क्या होता है, ये हमारे ब्रेन में होता है, जो हमारा सारा कंट्रोल करता है ब्रेन का, थिंकिंग पार्ट, जो भी हम सोचते हैं स्टोर होता है सारा, ये न्यूरॉन की हेल्प से होता है। तो न्यूरॉन में एक पाथ बना होता है जिसको सिनैप्स बोला जाता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए है। अब हमारे पास 18th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर? तो ब्रेन का अगर हम रफली सा पिक्चर बनाए तो एक इस तरह से होता है, दो हिस्से होते हैं इसके बीच में से, कुछ इस तरीके से। तो इसमें दो हेमिस्फीयर होते हैं और बीच में ये गैप होता है। तो ये कौन सा हिस्सा है जिसमें ये गैप सा बना होता है? तो ये होता है हमारा फोर ब्रेन। ये हमारा फोर ब्रेन है जिसमें ये हिस्सा बना होता है, जिसमें फोर ब्रेन में मेन पार्ट है, हमारे ब्रेन का मेन पार्ट फोर ब्रेन है, इससे हम सोचते हैं, सारी चीज़ें इसी से होती हैं, हमारी थिंकिंग, हमारी जो स्टोर होती है चीज़ें सारी फोर ब्रेन में होती है। तो हेमिस्फीयर की शेप में होता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट हार्मोन्स कौन से हैं? तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से प्लांट, इंसुलिन है जो, ये प्लांट हार्मोन में नहीं आता, थायरॉक्सिन भी नहीं आता, एस्ट्रोजन ये भी प्लांट हार्मोन में नहीं आता, साइटोकिनिन, ये सिर्फ डी ऑप्शन इसमें प्लांट हार्मोन है। ये सारे जो इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है, ये सारे एनिमल हार्मोन, ह्यूमन हार्मोन्स के नाम है सारे। अब उसके बाद है 20th, विच क्रोमोसोम डज अ बेबी बॉय मेल चाइल्ड गेट फ्रॉम हिज फादर? आपको पता है कि जो मेल होता है, मेल, उसके पास दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई, और जो फीमेल है उसके पास एक ही तरह का होता है, एक्स एक्स। अब अगर वाई क्रोमोसोम ऑफ फ्रॉम फादर एंड एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर ये मिल जाते हैं तो क्या होता है? तो बॉय होता है। और अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का भी एक्स क्रोमोसोम मिल जाए फिर होती है गर्ल। तो हमको पूछा गया है कि जो बॉय होता है, मेल चाइल्ड होता है, उसको फादर से कौन सा क्रोमोसोम मिलता है? उसको वाई क्रोमोसोम मिलता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर वाई क्रोमोसोम, क्योंकि मदर के पास तो वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं, अगर फादर से मिलेगा तो ही जो है बॉय होगा, अदरवाइज गर्ल होगी। ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक है हमारा। उसके बाद हमारा 21st क्वेश्चन, बाइनरी फिशन इन विच ऑर्गेनिज्म? बाइनरी फिशन आपको बहुत लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं। बाइनरी फिशन है जो हमारा, वो अमीबा में होता है। हमने इस तरह की पिक्चर्स बनाई हुई हैं उनकी, कुछ इस तरह की, कि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है बीच में से और आगे जाके जो है दो अमीबा बन जाते हैं।
ये हमने पढ़ा हुआ है। तो सिंगल सेल से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारा अमीबा। अगर ये सिंगल सेल से 2 सेल्स में स्प्लिट हो जाए तो जिसको बाइनरी फिशन बोलते हैं, तो ये हमारा हो जाता है अमीबा। इसके अलावा अगर आपको मल्टीपल फिशन के बारे में पूछ लिया जाए, यानी कि सिंगल सेल बहुत सेल्स में टूट जाएगा, तो उसको आप प्लाज्मोडियम उसकी एग्जांपल दोगे, प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिशन के लिए प्लाज्मोडियम एंड बाइनरी फिशन के लिए अमीबा या लिस्मानिया भी होता है, पर यहाँ पे हमको ऑप्शन दिए हैं अमीबा के, तो अमीबा हमारा राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22 क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज अ गोनेरिया इन अ ह्यूमंस। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसको STDs भी बोलते हैं हम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण बैक्टीरिया इसका कारण है, जो गोनेरिया है ना ह्यूमंस में हो जाता है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। 23 है, वेयर आर द फीमेल सेक्स और जिमेट्स प्रोड्यूस्ड। तो फीमेल सेक्स जिमेट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये होते हैं ओवेरी में, तो बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। 24 द डैश इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ओवेरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, अट्रस भी, स्कॉटम नहीं है, ओविडक्ट भी फीमेल का, तो इसमें सी ऑप्शन है स्कॉटम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम है पर फीमेल का नहीं है, तो उन्होंने नॉट पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। 25 है, व्हाट कॉजेज एड्स इन ह्यूमंस। एड्स का जो कारण है उसका कारण है ह्यूमन इम्यून वायरस। एक वायरस होता है जिसके कारण ये बीमारी होती है एड्स की, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसकी फुल फॉर्म है, और HIV मतलब एक वायरस है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है। उन्होंने पूछा गया किसके कारण होता है एड्स, तो वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26th क्वेश्चन, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसीडर्ड ऑफ अ ब्रीडिंग अ टॉल पी प्लांट्स। मेंडल ने एक तो टॉल पी प्लांट्स ले लिए, TT, जिसके ट्रेड्स हैं वायलेट फ्लावर विद अ शॉर्ट पी प्लांट्स, यानी कि जो टॉल प्लांट्स थे उनका कलर वायलेट था, एंड शॉर्ट पी प्लांट्स थे जो उनका वाइट था। 2 तरह के ले लिए उसने। तो उनको जब उसने फर्स्ट जनरेशन बनाया, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, ज़्यादा उनमें से शॉर्ट हो गए, तो हमने बताना है कि दिस सजेस्टेड दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ टॉल पेरेंट कैन एज डिपिक्टेड। तो इसमें कौन सी ऑप्शन सही रहेगी कि किस तरह के प्लांट। अब टॉलनेस है जो वो उसने बोला हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, उसमें हाफ शॉर्ट रह गई, तो शॉर्ट वाले कौन से हैं हमारे? इसमें शॉर्ट वाले हमारे हैं, देखें अगर हम, ये वाले बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें हमारा बी ऑप्शन आएगा, टॉल टॉल एंड WW जो कि शॉर्ट है, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नाउ 27 है, हु propounded द लॉज ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का क्या कारण है? हेरिडिटी का जो किसने हमको लॉ दिया था, तो वो मेंडल ने दिया था, ऊपर ही हमने पढ़ा हेरिडिटी मेंडेलियन के एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला है, तो इसका आंसर आएगा मेंडल, डी ऑप्शन। उसके बाद 28 द प्लांट यूज बाय मेंडल टू स्टडी द इनहेरेंस ऑफ ट्रेड्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं, पी प्लांट्स के लिए उसने यूज़ किया, उसने ज़्यादातर पी प्लांट्स ही यूज़ किए हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, पेरेंट्स विद AB एंड O ब्लड ग्रुप कैन हैव चिल्ड्रन ऑफ। अब अगर एक फादर का ब्लड ग्रुप AB है और मदर का ब्लड ग्रुप O है, ये मान लेते हैं हम फादर का है और ये मदर का है। अब जो होने वाला बेबी है, जो उनका बेबी होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? उसका ब्लड ग्रुप O नहीं हो सकता, बट उसका ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है और B भी हो सकता है, बट ना तो AB होगा और ना ही O होगा, क्योंकि ये रेयर होते हैं, सिर्फ A और B होगा, डिवाइड हो जाएंगे, दोनों यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, तो A और B होगा, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा जो बनेगा A और B ब्लड ग्रुप, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ 30 था, कन्वेक्स लेंस हैविंग अ पावर लेंस ऑफ 2 डायप्टर विल हैव अ फोकल लेंथ। अब हमको पता है कि पावर है जो, उसका फॉर्मूला 1/f फोकल लेंथ होती है इन मीटर्स में। अब हमको पावर दी गई है 2 डायप्टर्स, तो फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी? 1/पावर करके, पावर हमारी 1/2 है, तो 1/2 कितना बन गया? 1/2 बन गया 0.5 मीटर, बट अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर इसका आंसर। तो फोकल लेंथ कितनी बनेगी इसकी? 50 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हमको दिया गया है साइन आई एंड साइन आर इज अ रिलेशन वॉज गिवन बाय। आपको पता है कि रिफ्रैक्शन के 2 लॉज हैं हमारे पास, रिफ्रैक्शन के 2 लॉज हैं। पहला लॉ है कि
रिफ्रैक्टिव जो लाइट होती है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। और सेकंड लॉ जिसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं वो हमारा इक्वल होता है साइन आई ओवर साइन आर। तो इसका नाम है स्नेल्स लॉ और ये रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है। रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ, जो कि इसमें सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ना उसके बाद हमारा 32th क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ एफ, यहाँ पे एफ आएगा, फोकल लेंथ एफ, स्मॉल एफ ऑफ कनकेव मिरर इज। हम जानते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कैलकुलेट हो सकती है अगर हम रेडियस को हाफ कर दें। किसी भी लेंस की या किसी भी मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर का डिस्टेंस जिसको हम आर बोलते हैं, वो फोकल लेंथ उससे हाफ होती है। रेडियस का हाफ करके हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी, जो कि इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बनेगा, एफ इजिकल टू आर बाई टू, यानी रेडियस जो है डबल होता है फोकल लेंथ का। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज। अब कनकेव लेंस हमेशा किस तरह का इमेज बनाता है? वो वर्चुअल इमेज बनाता है। एक बच्चों याद रखना आपने, कनकेव लेंस जो कुछ इस तरीके का होता है, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स मिरर जो कि कुछ इस तरह का होता है जिसका इनर सरफेस पेंट किया, ये दोनों एक तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसमें भी वर्चुअल इमेज बनता है कनकेव लेंस में एंड कन्वेक्स मिरर में भी बनता है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट आएगा। वर्चुअल इमेज वो होती है जिसमें एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं करती, जब किसी ऑब्जेक्ट से निकलती हैं पीछे को हमको उसको प्रोड्यूस करवा के मीट करवाना पड़ता है, तो हमारे पास इमेज बनता है, तो वर्चुअल इमेज होती है। यानी एक्चुअली मीट जब ना करे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद, तो हमारे पास जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। नाउ 34th है द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। हमको पता है हमारा जो नियर पॉइंट है, हम कितनी नियर से देख सकते हैं, वो तो है 25 सेंटीमीटर, बट हम दूर कितनी तक देख सकते हैं? हम दूर तो इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। ह्यूमन आई है जो, उसकी एबिलिटी है कि वो फार पॉइंट उसका, जो हम स्टार्स भी देख पाते हैं, मून देख पाते हैं, सन देख पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमसे दूर है। इसका मतलब हमारा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का 35th क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज चेंज्ड। फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है? अगर आप आई की एक रफ सी पिक्चर बनाओ तो उसमें हमारा एक लेंस होता है, और लेंस को एक इधर सिलरी मसल्स ने जकड़ के रखा होता है हमारी आई को, आई के लेंस को। जो भी लाइट इसमें से एंटर करती है हमारी आई के लेंस में, उसको लेंस कंट्रोल करता है। मतलब जो सिलरी मसल्स है हमारे लेंस को कॉन्ट्रैक्ट भी कर देती हैं एंड एक्सपैंड भी कर देती हैं। अगर हमको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो ये एक्सपैंड हो जाता है हमारा लेंस, क्योंकि सिलरी मसल उसको रिलीज़ कर देती हैं। और अगर हमको डार्क रूम में जाना है तो हमको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है, तो फिर इसको रिलीज़ कर देती हैं, तो हमारा जो है लेंस बड़ा हो जाता है और हमारी आँख में चली जाती है और रेटिना पे हमारा पीछे इमेज बनता है। तो इसका मतलब जो कुछ भी होता है ये हमारी सिलरी मसल की डी पोजीशन के कारण होता है। सिलरी मसल आगे पीछे होती है, इस कारण ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के मिशन मैरिज सीरीज़ के 35 क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 के। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आगे 36 क्वेश्चन से शुरू होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे जो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा, कोई भी आपके पास क्वेश्चंस हो। और इनको ज़रूर रिवाइज़ करो बच्चों, आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है। और क्योंकि आदर्श मॉडल स्कूल की तरफ से जो है ये शुरू की गई है सीरीज़ संगरूर की तरफ से, तो इसलिए आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए जो ये सीरीज़ चल रही है। और इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्कूल में हमारे एडमिशन भी शुरू हो चुकी है। ज़्यादातर जो प्राइमरी और या फिर प्ले वे स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है। और वो एडमिशन है जो अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा कि 0 एडमिशन शुरू हो चुके हैं। मतलब अगर बच्चे अभी एडमिशन लेंगे तो उनकी एडमिशन कोई नहीं लगेगी, सिर्फ उनकी ट्यूशन फ़ीस लगेगी अगर अभी से एडमिशन बच्चे ले लेते हैं प्ले वे में, जो बच्चे हैं 3 साल से ऊपर वाले। और जो बाकी क्लासेस के बच्चे हैं वो भी मतलब अगर किसी और स्कूल में चेंज करना चाहते हैं जैसे 10th के बाद, तो इस स्कूल में साइंस स्ट्रीम भी है, कॉमर्स स्ट्रीम भी है, और इंटर आर्ट्स, वोकेशनल, ह्यूमैनिटीज़ के सारे ग्रुप्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपने एडमिशन लेनी है तो यहाँ पे एडमिशन्स अब ओपन हो चुकी हैं।
तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज़ में हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम जो यहाँ पे 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले एंड 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो भी हम हमारी इसी सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। टेक केयर एंड बाय।